नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर इस समय एक बड़े ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। देश में एक तरफ पेट्रोल में बढ़ती एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर बहस तेज है, तो दूसरी तरफ सरकार के आने वाले कैफे 3 नियम ऑटो इंडस्ट्री की दिशा बदलने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी बीच फाडा की जून महीने की ऑटो रिटेल सेल्स रिपोर्ट ने बाजार की असली तस्वीर भी सामने रख दी है। आखिर E20 पेट्रोल से आम ग्राहकों की जेब पर क्या असर पड़ेगा और पड़ने वाला होगा, इनको समझने की कोशिश करेंगे। क्या नई कारें महंगी होने वाली हैं? क्या ऑटो सेक्टर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है? इन सभी अहम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फाडा के वाइस प्रेसिडेंट श्री साई गिरिधर सर। सर, आपका मनी 9 पर बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आपका एक ओपनिंग रिमार्क लेना चाहूँगा। जो फाडा ने जो ऑटो सेल्स के जो आंकड़े रिलीज़ किए हैं सर, कहा जा रहा है कि अगर जून 2025 से अभी जून 2026 तक का अगर आंकड़ा देखा जाए तो उसमें 22% की जो है जोरदार बढ़त देखने को मिल रही है। टू व्हीलर्स की मैं बात करूं तो कहा जा रहा है कि 15 लाख जो है जून 2025 में सेल हुआ था, जो अब बढ़कर 18 लाख हो गया, यानी 21% की बढ़ोतरी है। थ्री व्हीलर्स के सेगमेंट में भी जो है 16% की बढ़ोतरी, और सबसे ज़्यादा यानी कार और SUV की जो मांग है वो उनमें जो है 29% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपका ओपनिंग रिमार्क सर, कैसे देख रहे हैं आंकड़ों को? सर आप जी प्लीज। जून मंथ एक रिकॉर्ड मंथ रहा है ऑटो रिटेल इंडस्ट्री के लिए। इनफैक्ट अगर मैं इसको कहूँ कि ये बेस्ट एवर जून मंथ है आज तक का, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। जैसा कि आपने आंकड़ों के हिसाब से बताया, टू व्हीलर्स करीब करीब 18,28,000 टू व्हीलर बिके हैं। करीब डबल डिजिट की जो हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वो 21% की ग्रोथ आई है टू व्हीलर्स के अंदर में। वहीं जो थ्री व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स भी करीब करीब 1,20,000 थ्री व्हीलर्स बिके हैं। करीब 16% की ग्रोथ है उसके अंदर में। ओके। और जो आपका अगर हम बात करें पैसेंजर व्हीकल के अंदर में, पैसेंजर व्हीकल में 4 लाख का आंकड़ा क्रॉस करा है और करीब करीब 29% की ग्रोथ रही है इसके अंदर में। और ये सारे जो सेगमेंट जो मैंने आपको बताया अभी, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल्स, इनफैक्ट इवन जो आपके कमर्शियल व्हीकल्स हैं या ट्रैक्टर्स हैं, उसके लिए भी ये एक तरह से रिकॉर्ड मंथ रहा है ऑटो रिटेल इंडस्ट्री के लिए। और ये बढ़त ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी महीने हमारे को देखने को मिली है। ये जब से अपना GST 2.0 भारत सरकार ने लॉन्च किया था, तब से मंथ ऑन मंथ हम इसमें बढ़ोतरी देख रहे हैं। बड़े सारे एनालिसिस ने इनफैक्ट जब ये साल शुरू हुआ था तो बोला था कि ये कितना सस्टेन हो पाएगा, कितना लंबा जा पाएगा। एंड उस टाइम पे एक हमारी ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने बोला था कि ये 2026 तो इजीली हम पार करेंगे इस रोबोस्ट ग्रोथ के अंदर में। ओके। तो आपने ठीक कहा सर कि कमर्शियल व्हीकल्स के में आंकड़े जो हैं उनमें 17% की बढ़ोतरी और ट्रैक्टर सेल्स में 25%, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो तरफ से जो मांग आ रही है, जो कंजम्पशन आ रहा है, उसमें अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन सर इसमें एक पेंच है, लूपहोल ये पता चल रहा है कि इसमें एक लो बेस इफेक्ट का एक टर्म है वो इस्तेमाल हो रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले साल इसी समय से अगर जो कंपेरिजन किया जा रहा है, उस समय जो डिमांड्स थी वो थोड़ी कमज़ोर थी। ये पूरा मामला है क्या सर? ये भी आप समझाइए, लो बेस इफेक्ट। डेफिनेटली 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 हमें पता है कि जनवरी से 21 सितंबर तक थोड़ा सा लो बेस था। गाड़ियों में इतना अच्छा रिटेल नहीं हो रहा था ओवरऑल सब सेगमेंट्स के अंदर में। लेकिन जहां मैं अभी दोबारा मैं दोहराऊंगा, ये जो मैं जून की बात कर रहा हूं, ये ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ है, लेकिन ये एक बेस्ट एवर जून रिकॉर्डेड मंथ है फॉर ओवरऑल रिटेल्स। 25,57,000 गाड़ियां बिकी हैं सारे सेगमेंट्स की, और ये एक बेस्ट एवर जून मंथ है अभी तक रिकॉर्डेड एक तरह से। सो अगर आप पिछले महीने की बात करते हैं तो पिछले महीने से भी करीब करीब 1% की ग्रोथ है इसके अंदर में। और जनरली हम देखते हैं कि ये जो हमारे महीने होते हैं, मई जून के जो महीने होते हैं, ये थोड़ा सा सॉफ्ट मंथ्स होते हैं। इसके अंदर में इतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। थोड़ा सा कस्टमर्स का भी रुझान नहीं होता गाड़ियां लेने में। गर्मियां ज्यादा होती हैं, शोरूम में ट्रैफिक कम होता है, इंक्वायरीज कम होती है। बट इन सब के बावजूद अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ रोबोस्ट है। और ये रोबोस्ट ग्रोथ होने का कारण है कि ये
पूरा का पूरा एक तरह से भारत बेस्ड ग्रोथ है। भारत बेस्ड ग्रोथ का मतलब हो गया इसमें सिर्फ अर्बन ही नहीं बल्कि जो रूरल इंडिया है, जो मेन ओके। हमारा भारत जो है वो भी किक इन कर रहा है, वहां से भी हमें ग्रोथ मिल रही है इसके अंदर में, और ओके सब सर। सेगमेंट्स के अंदर में मजबूती की ग्रोथ है। ओके सर। तो सर एक दौर था जिस समय हम लोग चर्चा करते थे कि 73 डेज के आसपास का या 70 से 80 दिनों का जो है इन्वेंट्रीज हुआ करती थी। तो आज की ताज़ा अपडेट क्या है, अभी हालात क्या हैं, ये हम आपसे समझना चाहेंगे सर। अभी इन्वेंट्री कितने दिनों के आसपास की है? पैसेंजर व्हीकल के अंदर में पिछले जी। पूरे साल ये एक मेजर कंसर्न था, जो आपने राइटली बोला, और हमारी एसोसिएशन से हमने बहुत हाईलाइट भी करा था इसको। जी। आज अगर आप बात करते हैं तो डीलर्स वहां 75 दिन से आज हम करीब करीब कोई 32-33 दिन की इन्वेंट्री में है, और जो कि एक जो हमारा एक तरह से बेंचमार्क है। बेंचमार्क तो 21 दिन का है, बट ओके। हमारा मानना है कि ये 30-31 दिन 32 दिन की भी जो इन्वेंट्री है, एक तरह से ये एक हेल्दी साइन है कि इतनी ग्रोथ के अंदर में भी ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री स्पाइल अप हो रही है डीलरशिप्स के ऊपर में। ओके। इसका मतलब कि माल इजीली लिक्विडेट हो रहा है। ओके सर। फिर हम आपसे समझना चाहेंगे सर, अभी हाल फिलहाल में जितनी न्यूज़ सेक्शन को अगर हम लोग देखते हैं सर, तो अब ये भी खबरें आने लग गई कि जैसा कि आपने कहा कि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद बम्पर जो है बिक्री हुई। लेकिन सर अभी हाल फिलहाल में तमाम, मैं एक कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तमाम कंपनियों की तरफ से भी आ रहा है कि जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, इस वजह से जो है रेट हाइक की भी बात आती हुई नज़र आ रही है सर। तो क्या अब जिनको नई गाड़ियाँ खरीदनी हैं उनको क्या नए दाम पर खरीदना पड़ेगा सर, उन पर महंगाई की मार पड़ेगी? देखिए, कुछ कंपनियों ने ऑलरेडी प्राइसेस रिवाइज करे हैं, और जी। कुछ कंपनियां अभी करने जा भी रही हैं रिवाइज प्राइस, और बहुत ही रैशनली रिवाइज हो रहे हैं प्राइसेस इस बार। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप ज्यादा प्राइस रिवाइज कर रहे हैं। तो जो जीएसटी 2.0 के बाद में जो कस्टमर्स को एक रियायत मिली थी, जो एक अफोर्डेबिलिटी आई थी स्पेशली एंट्री लेवल, चाहे वो टू व्हीलर्स हो चाहे वो कार्स हो उसके अंदर में, तो अभी भी वो जो एक मोमेंटम है, वो जो एक प्राइस डिफरेंस है, वो अभी भी बरकरार आ रहा है। लेकिन हाँ, हमने इनफैक्ट हमारा जो प्रेस रिलीज हुआ है उसमें हमने कॉशियस किया है कि जी। अगर बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट अगर ये रेट्स बढ़ते हैं, जी। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाकर के कस्टमर्स फिर रुकेंगे, कस्टमर्स एक पॉज लेंगे, जिससे कि रिटेल जो हमारी ये ग्रोथ चल रही है उसको, मोमेंटो को थोड़ा सा ठेस लग सकता है। ओके। बट हाल फिलहाल तक अभी तक जितनी भी प्राइस इंक्रीज हुआ है, जो मार्केट का मोमेंटो है उसने इसको प्राइस इंक्रीज को बड़ी ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करा है। और जो हम अपने मेंबर्स से सर्वे करते हैं, सर्वे के अंदर में जो एक खास चीज सामने उभर के आई है कि अगले 3 महीने के अंदर में करीब करीब 67% जो हमारे मेंबर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ग्रोथ मोमेंटम बरकरार रहेगा और ये आगे भी रहेगा। अच्छा सर, वो किन किन मतलब फैक्टर्स के दम पर आप उम्मीद कर रहे हैं सर कि आगे आने वाले जो महीने हैं, फेस्टिव सीजन की भी शुरुआत हो सकती है, कौन कौन से फैक्टर्स है? क्या अच्छा मॉनसून, क्या रूरल डिमांड अब बढ़ता हुआ दिखेगा? देखिए, जो आप फैक्टर्स की बात करते हैं, सबसे पहला जो एक की फैक्टर जो हम देखते हैं वो आपका इंक्वायरीज का मोमेंटम देखते हैं। आपके जी। शोरूम में कितने ग्राहक, कितने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की आपके पास में इंक्वायरी आ रही है, चाहे वो आपके पास में टेलीफोन के बनपत आ रही है, चाहे वो आपके विजिट कर रहे हैं शोरूम्स में। तो आपका इंक्वायरी का बैकलॉग कैसा है, इंक्वायरी के बाद आपका बुकिंग का बैकलॉग कैसा है। सबसे पहला तो जो पैरामीटर होता है वो होता है। दूसरा, अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे, तो जो अपना जो भी वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन चल रही थी, जो खाड़ी के अंदर में युद्ध चल रहा था, जी। अभी उस पर थोड़ा सा एक विश्राम लगा है। जो एक हो रहा था कि डिस्ट्रप्शन होगी इन सप्लाईज, तो डिस्ट्रप्शन के ऊपर में जो अनसर्टेनिटी थी एक बार वो खत्म हुई है। मेन एक कारण है जो आरबीआई ने जो रेपो रेट्स है उसके अंदर में कोई चेंज नहीं करे हैं। जी। आज की डेट के अंदर में जो लोन्स हैं वो अपने रिकॉर्ड लोएस्ट स्तर के ऊपर है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस सबसे इजी है आज की डेट के अंदर में। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो जो ओके। अवेलेबिलिटी फाइनेंस है और जो रेट पे वो फाइनेंस अवेलेबल है वो सबसे लोएस्ट है। ओके। अब चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे मुद्दे को समझते हैं सर। अभी देश में जो है एक मुद्दा है एथनॉल। एथनॉल जो है ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर जो है, अभी तो हालांकि E20 है, आगे भविष्य में कहा जा रहा है कि E27 और E100 की भी बात हो रही है। कहा जा रहा है जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता जाएगा, पेट्रोल की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी और इथेनॉल की जो क्वांटिटी वो बढ़ती चली जाएगी। इसको लेकर देश भर में जो है रार मचा हुआ है सर। आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला है क्या और आप इस पर क्या आपका टिक है? देखिए, आज की डेट के अंदर में अपने को एक चीज समझनी चाहिए कि जो E20 जो फ्यूल है, अब वो एक नॉर्मल
पेट्रोल है जो कि टेस्टेड एजेंसीज ने टेस्ट करा हुआ है, और आप इसको एक नॉर्मल पेट्रोल की तरह पे अपने गाड़ियों में आप डाल सकते हैं। जो एक सोशल मीडिया पे जो मिथ जो स्प्रेड हो रहे हैं कि भाई मेरा इससे इंजन खराब हो जाएगा, टैंक के बाहर में मधुमक्खियों का छत्ता दिखाया जा रहा है, ये जी। बोला जा रहा है साहब कि इसमें इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम नहीं देंगी, आपकी जो कंपनी जो आपकी गाड़ियों की जो वारंटी है वो वारंटीज वॉइड हो जाएंगी अगर आप E20 डालेंगे। तो ये सारे के सारे मिथ है, ये सारी की सारी अफवाहें हैं। हमें अफवाहों पे बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें जो साइंटिफिक प्रूफ जो सरकारी एजेंसीज दे रही हैं, चाहे वो ARI हो, चाहे वो ICAT हो, जितने हमारे OEMs हैं आज की डेट में, पिछले भी अगर आपने कुछ दिनों में देखा होगा, पिछले एक साल में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। अभी हाल फिलहाल में ही सारे OEMs ने आकर के खुल के इसके ऊपर में बात करी है कि आपकी कोई वारंटीज वॉइड नहीं होंगी, आपका कोई इंश्योरेंस क्लेम आपका रिजेक्ट नहीं होगा। सो E20 एक नॉर्मल एक फ्यूल है। और अगर हम अपना इंडिया की तरफ से देखें, भारत की तरफ से देखें, तो हमारे लिए क्यों जरूरत है? सबसे पहला जो एक एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, तो ये जी। हमें एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ हमें सिक्योर करता है। दूसरा, जो हम करोड़ों अरबों डॉलर्स जो हम निर्यात पे खर्च करते हैं क्रूड ऑयल के, हमें उसमें थोड़ी सी रियायत देता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारी रूरल ग्रोथ है, जो हमारे फार्मर भाई हैं, ये उनके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप ओवरऑल इसके अंदर देखेंगे तो इट इज अ, मेरे ख्याल से इट इज अ बूम फॉर द इंडस्ट्री। हमारे हिंदुस्तान के लिए, मतलब वी शुड फील प्राउड कि हमारी सरकार ने इसको थोड़ा सा प्रीपोन करा है और E20 में आए हैं। और डेफिनेटली आगे जाकर के आपको E85 भी अभी हम देख रहे हैं कि E85 भी अवेलेबल हो रहा है, E100 तक अवेलेबल हो रहा है। और ये और भी देशों में ये फ्यूल्स अवेलेबल है, ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। जी। सारे देशों में ये फ्यूल्स अवेलेबल हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये थोड़ा सा हमारा जो हम, क्योंकि हमारे ऐसा तो नहीं है कि हम पेट्रोल खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो हमारी निर्यात जो हम इंपोर्ट करते हैं, उससे थोड़ा सा हमारे को ये बेनिफिशियल रहेगा। ओके, लेकिन सर ये भी एक तर्क है जिस तरह से आपने समझाया कि मान लीजिए भारत जो है 85 to 89% के आसपास पेट्रोल जो है इंपोर्ट कराता है, चूँकि हमारे देश में इथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, किसानों को बहुत बेहतरी होगी। लेकिन सर ये तर्क भी मानना होगा कि कई लोगों को ये दिक्कत आ रही है, खासकर जिनके पास जो पुरानी व्हीकल हैं, उनको समस्या ये आ रही है कि रबर पार्ट्स जो है, फ्यूल पाइप्स जो है, इंजेक्टर्स जो हैं, उनमें दिक्कतें आ रही हैं। और तमाम सोशल मीडिया पर वो बाकायदा उसका वीडियो है सर कि देखिए कैसे मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हुई है। कई जगह पर यह कहा जा रहा है कि फ्यूल की जो है क्वालिटी, उसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। तो असमंजस इतना है सर कि लोग अब डर रहे हैं कि क्या मैं, बताइए, नए गाड़ी भी लूं, अब वो E20 कंप्लाइंट हो, बाद में सरकार कह दे कि वो E85 ले आएगी, E100 ले आएगी। तो इतनी जल्दी आदमी जो है मूड माहौल कैसे बदलेगा सर? एक गाड़ी ले, उसको अगर 5 साल 10 साल तक चला भी ना पाए, उसी बीच में अगर ये संकट आ जाए तो? विशाल जी, इसके अंदर में देखिए दो मुद्दे हैं। मैं इसको दो पार्ट्स में आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, पहली चीज है, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, हम उनके अगेंस्ट में हम उनके लिए जवाबदायक हैं। आज की डेट के अंदर में जो उनकी क्वेरीज हैं, जो उनके सवाल खड़े हो रहे हैं, आज बड़े सारे ग्राहक हमारे पास आते हैं भाई कि क्या मैं अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल डाल सकता हूँ, नहीं डाल जी सकता हूँ, जी जी। क्या मेरी गाड़ी E20 कंप्लायंट है या नहीं है। जैसा कि आपने बोला, क्या मेरा इसके अंदर में इंजन खराब हो जाएगा, क्या मेरे रबर पार्ट्स खराब हो जाएंगे गाड़ी के अंदर में। तो ये सारी की सारी चीजों का जो ग्राहकों को जवाब देना है, जी सरकार तो जवाब दे ही रही है, बट मेरा ये मानना है इसका जो एक जवाब देने की जो जिम्मेदारी बनती है, वो एक तरह से, जैसे हम डीलर हैं, हम एक तरह से फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं कस्टमर्स के, एग्जैक्टली ये सर। एक हमारा दायित्व है कि जी हम इसका जवाब दें प्रॉपर तरीके से। जैसे मैंने अभी पहले भी बोला कि E20 इज अ नॉर्मल टेस्टेड फ्यूल, जिससे कि आप अगर अपनी गाड़ी में डालेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, ये चीज सरकार ने भी बोली है, सारे की सारे OEMs भी कह रहे हैं कि क्योंकि इसकी डेंसिटी थोड़ी सी लो होती है, तो कहीं ना कहीं जाकर के 3 या 5% आपका जो माइलेज है गाड़ी का, वो माइलेज इफेक्ट करता है। बट ये कहना कि मेरा इंजन खराब हो जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत है। आज तक कोई भी टेस्टिंग एजेंसीज ने कहीं पर में भी प्रूव नहीं हुआ है। और ये जो फ्यूल सरकार ने अभी उपलब्ध कराया है अक्रॉस इंडिया, ये प्रॉपर टेस्ट हुआ है, पुरानी गाड़ियों पे टेस्ट हुआ है, हजारों किलोमीटर्स गाड़ियां चली हैं। इनफैक्ट अभी
कुछ ही दिन पहले जो हमारे देश के जो सबसे बड़े निर्माता है गाड़ियों के, जी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि साहब हम करीब करीब 1.5 करोड़ गाड़ियां जी। हमने सर्विस करी हैं पिछले एक साल के अंदर में, जो सारी पुरानी गाड़ियां थी। और कहीं पर में भी किसी भी गाड़ी में E20 से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ओके। ज्यादा प्रॉब्लम्स जो भी आ रही हैं वो ये सोशल मीडिया पे जो ये मिथ फैलाई जा रही है, ओके। जो सोशल मीडिया पे जो ये ज्ञान दिया जा रहा है E20 को लेकर के, ज्यादा प्रॉब्लम्स ग्राहकों को उसकी वजह से है। और सेकंड चीज जो आपने बोली एडल्ट्रेशन की, जी। एडल्ट्रेशन की, फ्यूल एडल्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही अलग अलग है। फ्यूल एडल्ट्रेशन पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। उसके लिए सरकार या पेट्रोलियम कंपनीज हैं वो टाइम टाइम से कदम उठाते हैं, क्वालिटीज चेक करते हैं फ्यूल पंप के ऊपर में जाकर के। वो थोड़ा सा और मेरे हिसाब से करने की जरूरत है। बट फ्यूल एडल्ट्रेशन बिल्कुल ही एक अलग मुद्दा है, और जो E20 है वो बिल्कुल ही एक अलग मुद्दा है। ओके। E20 को आप आज की डेट में ये माने कि एक नॉर्मल फ्यूल है। हाँ, अगर आप बात करें फ्लेक्सी फ्यूल की, जैसे जी। कि फॉर एग्जाम्पल आज कुछ ऐसे कार निर्माता हैं जो बात कर रहे हैं साहब हम E85 कंप्लायंट गाड़ी बनाएंगे, तो वो गाड़ियां अलग होंगी जिसमें ओके। आप E85 फ्यूल भी डाल सकते हैं। ओके। वो गाड़ी ऐसा नहीं है कि सारी गाड़ियां E85 कंप्लायंट हो जाएंगी या सारी गाड़ियां E100 कंप्लायंट हो जाएंगी। वो गाड़ियां अलग बनेंगी। उसके अंदर में सरकार की जो पॉलिसी है उसमें अगर आप E85 वाली गाड़ी लेते हैं तो उसमें आपको पेट्रोल के जो दाम है वो आपको कम लगेंगे। तो क्या? और अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो करीब करीब 15 से 20 रुपए उसमें दाम कम रखा जाएगा। ओके। अगर आप वो गाड़ियां लेंगे तो आपको वहां वो बचत होगी उसके अंदर में। तो क्या बट सर? ये मानना कि जी। मैं सारी आपसे की सारी, जी, मैं आपसे ये सॉरी पूछना आप चाहूँगा सर बताएं। कि जितने भी जो यूज़र्स होंगे क्या उनको भी एक ऑप्शन मिलेगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 85 कंप्लाइंट जो फ्यूल्स के लिए जो है, अगर पेट्रोल पंप आदमी जाए सर, तो वहाँ पे क्या उनको डेडिकेटेड अलग प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हाँ देखिए भाई यहाँ पर E20 है, E85 पेट्रोल है, या नॉर्मल जो तेल है, या उसके बाद ब्लेंडेड है? डेफिनेटली। तो सबसे पहले तो अपने को ये बात जितनी जल्दी हम समझ लें हम सबके लिए अच्छा होगा कि आज की डेट के अंदर में भारत में जो नॉर्मल फ्यूल पहले आता था, आज वो नॉर्मल फ्यूल इज E20 ब्लेंडेड फ्यूल। वो एक ओके। नॉर्मल फ्यूल है। अब इस फ्यूल के आगे जो सरकार E85 या E100 की जो ऑप्शंस दे रही हैं, वो ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। वो फ्यूल सस्ता होगा मार्केट के अंदर में। अगर आपको वो सस्ता फ्यूल यूज करना है तो आपको उसके लिए जो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स दूसरी गाड़ियां लॉन्च करेंगे जो कि वो फ्यूल्स उसके अंदर आप यूज कर सकते होंगे, तो आप वो गाड़ियां ले सकते हैं। पहली ओके। चीज। ओके। दूसरी चीज, जो आपकी पुरानी गाड़ियां हैं, इसमें कुछ एक ऐसे भी इफेक्ट्स आए हैं कि जो बिल्कुल ही लेगेसी कार्स हैं, जो बहुत पुरानी गाड़ियां हैं, जी। उसके अंदर में अगर आप लंबे समय के लिए, ऐसा नहीं है कि आज आपने फ्यूल टैंक भराया कल आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप लंबे समय के लिए E20 फ्यूल यूज करेंगे तो पुरानी गाड़ियों के अंदर में कुछ फ्यूल पाइप से रिलेटेड, कुछ रबर आइटम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए भी जो OEMs हैं हमारे, उन्होंने अभी पिछले ही हफ्ते के अंदर में अनाउंस करा है कि वो एक रेट्रोफिटमेंट किट्स निकालेंगे पुरानी गाड़ियों के लिए, ओके। जो कि 4 से 6 हज़ार रुपए की किट्स होंगी। आप अपनी गाड़ी में वो किट लगा लीजिए, तो आपको जो एक डेटोरेशन की अपन बात करते हैं कि पुरानी गाड़ियों में रबर पार्ट्स खराब हो सकते हैं लंबे टाइम तक, अगर आप E20 यूज कर सकते हैं तो एक तरह से आपको उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा, तो ओके उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। सर, मैं आपसे एक अगला प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये समस्या तो मान लीजिए कि आम लोग दो चार हो रहे हैं, लेकिन सर जो इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, मैं जहाँ तक इन चीज़ों को समझ पाता हूँ सर, उनको जो है जिस तरह से अपने आप में बदलाव करने की ज़रूरत होती है, जिस तरह से मॉडल्स को बदलने की ज़रूरत होती है, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है सर, तो क्या उनको भी दिक्कत आ रही है ऑटो इंडस्ट्री को, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को, कि उस तरह के देखिए, इंजन को बनाना होगा? जो अगर हम बात करें, जो हमारा जो ये ट्रांजिशन हुआ है E5 से E10 और अब E10 से E20। E20, तो ये ऑलरेडी सारे OEMs को पता था। और अगर आप बात करते हैं 2023 से जो गाड़ियां मार्केट में आ रही है वो मोस्टली सारी गाड़ियां E20 कंप्लाइंट है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हुआ, बल्कि इसका जो ये E20 जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो ये चीज है, ये करीब करीब 2003-2007 के बीच में शुरू हुआ था। जी। बल्कि इसको तो 2017 तक E20 आ जाना चाहिए था। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलेड है इसके ओके। अंदर में। ओके।
ओके जिस तरह से आपने बताया सर, मेरे पास भी डेटा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है 2014 में जो है ब्लेंडिंग लगभग 1.5% के आसपास थी, 19 में ये बढ़कर जो है 5% हुई है, 22 में ये 10% और जैसा कि आपने कहा कि 24-25 में लगभग 19 से 20% कई राज्यों में जो है इथेनॉल ब्लेंडेड वाला मामला है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला जो मेरा प्रश्न आपसे होगा वो कैफे 3 नॉर्म्स को लेकर होगा। सर ये भी एक बड़ा जो है मुद्दा है सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर और एमिशन नॉर्म्स को लेकर जो बात कही जा रही है, ये कितना इम्पैक्ट डालता हुआ दिखेगा पूरे ऑटो इंडस्ट्री पर, इस पर हम आपसे राय लेना चाहेंगे। देखिए, जो कैफे 3 नॉर्म्स अभी 2027 से किक इन करेंगे। जी सरकार ने बड़े ही अच्छे तरीके से सारे ओईएम्स को साथ रखते हुए उनकी सलाह के साथ में ये कैफे 3 नॉर्म्स लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है। और सबकी बात इसमें सुनी जा रही है, समझी जा रही है। जो जो प्रॉब्लम्स, जो जो तकलीफें पहले कैफे 2 नॉर्म्स में आई थी, उन सब तकलीफों को दूर करके और जो एक तरह से जो टेल पाइप इमिशन की अगर हम बात करते हैं, उसको उसके ऊपर ध्यान रख करके इसको ये नॉर्म्स लाए जाएंगे। और देखिए, आज की डेट के अंदर में मेरा मानना है कि जिस तरीके से हमारे शहरों में या हमारे ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ के साथ साथ जो एक तरह से जो एक नेगेटिव चीज होती है वो पोल्यूशन होता जी है। ग्रोथ ऐसा नहीं है कि आप ग्रोथ रोक सकते हैं, ग्रोथ आप नहीं रोक सकते। जो जी चीज आप कर्ट्रेल कर सकते हैं, जो चीज आप रोक सकते हैं, वो पोल्यूशन है। क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियां है, आपको उनके बारे में भी सोचना है। आपको उनके लिए एक ऐसी एनवायरनमेंट छोड़ के जानी है जिसमें वो एक खुली हवा में सांस ले सकें। तो सस्टेनेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जी चलिए तो सर, लेकिन जी प्लीज आप कंटिन्यू करिए। डेफिनेटली जो कैफे 3 नॉर्म्स है, कैफे 3 नॉर्म्स के अंदर में ये देखा गया है कि मोस्टली आपको अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल करना ही होगा। ओके अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल नहीं करेंगे तो पेनल्टीज लगने का डर है। और आप वो नॉर्म्स मीट करें, और पेनल्टीज भी हेवी पेनल्टीज है। तो अगर आपको वो पेनल्टीज से बचना है, सो सारे ओईएम्स को एक तरह से डिलीजेंटली काम करना पड़ेगा कि वो अपने जो टेल पाइप जो एमिशन है उसको जी कंट्रोल में करें। ओके सर, तो आप कह रहे हैं, मान रहे हैं कि इसका असर जो है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक और जो है इफिशिएंट पेट्रोल इंजन्स पर पड़ सकता है कैफे 3 नॉर्म्स का। लेकिन इसके बाद जो है हमारे आपके सरोकार की जो बात है, क्या कैफे 3 नॉर्म्स के आने के बाद सर क्या गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी होगी? जिस तरह से पहले हम लोगों ने देखा था कि मीटर वाइज 4 mm के आसपास की लंबाई के हिसाब से जो है गाड़ियों की कीमतों को जो है तय करने की बात आ रही थी, तो क्या ऐसे मामले फिर आएंगे सर? सी, मेरे हिसाब से जो आप कैफे 3 नॉर्म्स हैं, इसमें आप जो बदलाव देखेंगे वो आप मेन देखेंगे कि न्यू एनर्जी व्हीकल्स जो हम बात करते हैं, न्यू एनर्जी व्हीकल्स के ऊपर में थोड़ा सा और ऑप्शंस होंगी कस्टमर्स के लिए। थोड़ा सा कस्टमर्स का भी रुझान और जाएगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें पिछले महीने की, पिछले महीने के अंदर में अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं, तो ये पहली बार हुआ है कि 40% जो वाहन बिके हैं वो पेट्रोल या डीजल नहीं है, वो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन है। ये ओके पहली बार आपने देखा है हमने कि पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर में आपने 40% का ये आंकड़ा पार करा है। ओके वहीं टू व्हीलर के अंदर में हर 10 में जो एक टू व्हीलर बिका है वो इलेक्ट्रिक बिका है। तो ओके ऐसे ही जब कैफे 3 नॉर्म्स किक इन करेंगे, तो उसमें जो ये न्यू एनर्जी व्हीकल्स है, और न्यू एनर्जी व्हीकल्स सिर्फ ये हाइब्रिड, सीएनजी और इलेक्ट्रिक तक सीमित नहीं रहेंगे। इसमें आपको अभी प्लग इन हाइब्रिड्स दिखेंगी, अभी आपको रेंज एक्सटेंडर्स हैं, ईवी रेंज एक्सटेंडर्स, आपको वो गाड़ियां और दिखेंगी प्रॉब्ली। आज हम हाइड्रोजन की बात सुनते हैं, शायद आप हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां अपने को दिखेंगी। तो जी जो न्यू एनर्जी व्हीकल्स हैं, ओईएम्स वो न्यू एनर्जी व्हीकल्स लाएंगे जिसमें कि अपना जो उसमें जो इमिशंस है, इमिशंस आप बिल्कुल ही कंट्रोल करके रख सकते हैं उन गाड़ियों के ओके अंदर। ओके सर, आप न्यू एनर्जी और रिन्यूएबल्स की बात कर रहे हैं सर, लेकिन इस देश में इंफ्रा को लेकर अभी भी एक समस्या है। ईवी व्हीकल्स काफ़ी समय से अभी तक हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ईवी व्हीकल खरीदता है सर और लंबी दूरी तक जाना चाहता है, तो ईवी स्टेशंस जो हैं आसपास में वो नहीं रहते हैं, नदारद रहते हैं। तो ऐसे में मेरा आपसे सवाल रहेगा सर कि जो सरकार अभी कह भी रही कि मान लीजिए E27, E85, E100, तो तमाम ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी कराना, उसके साथ में ईवी रिचार्जिंग स्टेशंस बनाना, ये कब तक ये सिस्टम जो है रोबस्ट होंगे? देखिए, ये तो एक चिकन और एग स्टोरी है कि पहले कौन आएगा। लेकिन जी एक चीज देखने वाली है
कि जैसे ही आज पिछले कुछ महीनों के अगर हम रुझान देखेंगे तो ग्राहकों का क्लियर रुझान है इलेक्ट्रिक और न्यू एनर्जी व्हीकल्स के ऊपर में। अब यही 3 महीने में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसा डेवलप नहीं हुआ ना, जी। लेकिन फिर भी आप आज की डेट के अंदर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप लेना शुरू कर रहे हैं। आज टू व्हीलर्स के अंदर में जैसे जैसे एक वो टिपिंग पॉइंट कहते हैं हम उसको, कि जैसे जैसे आपका जो कॉस्ट है, जो आपकी इनिशियल परचेज कॉस्ट है, इनिशियल परचेज कॉस्ट बिटवीन आइस एंड बेव, मतलब जो आपका इंटरनल कंबशन वाला गाड़ी है और जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसमें जैसे जैसे आपकी इनिशियल परचेज कॉस्ट आपकी नैरो डाउन होगी, दोनों की प्राइस करीब करीब लगभग सिमिलर होगी, आप खुद ही देखेंगे ग्राहकों का रुझान टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक गाड़ी जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ज्यादा लेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली अपने आप अपने विल फॉल इन प्लेस। ओके। ऐसा नहीं है, आज भी इलेक्ट्रिक अपना नेटवर्क नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्जर्स का नेटवर्क है, लेकिन प्रॉब्लम है, हमने देखा है चार्जर्स लगे हुए हैं लेकिन क्योंकि इस्तेमाल में नहीं आते चार्जर्स, इसलिए वो आउट ऑफ यूज हो गए हैं। ओके। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बिकेंगी, आपको चार्जर्स मिलेंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके सर, तो ये बहुत गुडी गुडी बात होगी। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ऑटो इंडस्ट्री और कार मैन्युफैक्चरर्स के सामने आपको क्या लगता है कि क्या सबसे बड़े चैलेंजेस है, क्या चुनौतियां हैं अभी? देखिए, आज की डेट के अंदर में सबसे बड़े तो जो चुनौती है वो एक तरह से जो ये जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज आते हैं, एक सबसे बड़ी तो वो चुनौती है, क्योंकि जी। आज की डेट में जो आपकी सप्लाईज है, सप्लाई सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती है। गाड़ी चाहे एक छोटे से शहर में बन रही हो, लेकिन हमने देखा है उसके कल पुर्जे जो है कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी होती है वर्ल्ड वाइड मार्केट के ऊपर में। तो जियो चिप पॉलिटिकल शॉर्टेज वाला स्टेबिलिटी, मामला भी हम लोगों ने देखा था सर, चिप शॉर्टेज वाला, हाँ सेमीकंडक्टर्स एब्सोल्युटली, का मामला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा, अभी हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज को लेकर के। इस बार जो मॉनसून है, मॉनसून कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, बिलो नॉर्मल रहेगा, तो थोड़ा सा उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन हाल फिलहाल मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि जो जी। हिंदुस्तान का जो ऑटो रिटेल सेक्टर है, वर्ल्ड वाइड इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर टुडे, ओके। एंड बड़ी मजबूती से और बड़े ही लेंथ और ब्रेथ के साथ में, डेप्थ के साथ में ये ग्रो कर रहा है सेक्टर। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू बॉस, थैंक यू विशाल जी। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं।